हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म की लास्ट आर्टिकल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है? तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर एक स्टीरियो आइसोमर है जो एराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो। तो व्हाट इज द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। इतना की जगह पर आप सिंपल स्टीरियो आइसोमर भी कह सकते हैं। जो मैंने इतना बोला कि वैसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो, तो वैसे आइसोमर्स को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर। तो इतना की जगह पर आप स्टीरियो आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। और ये जो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस एराइज होती है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता कॉन्फॉर्मर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हमने कंसीडर कर रखा इथेन। जैसे आप जानते हैं इथेन में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वह sp3 है। ऑब्वियसली आपको मैंने बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीज़ें बताई थी। ऐसे आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फुल्ली होगा वो ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन केमिकल बॉन्डिंग से शुरू करेंगे। बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जो कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसे मैं ऐप में शुरू करूंगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म फिनिश होने के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक साथ लेकर चलेंगे। अब ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर? तो हमने कंसीडर करा इथेन। आप जानते हैं इथेन में कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसलिए कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। मतलब इस तरह से प्रत्येक कार्बन की, मतलब यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, वो इस तरह से है आपका। ये जो कार्बन ये टेट्राहेड्रल है। तो ये बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड ये हो गई, ये वाली बॉन्ड इधर हो गई, ये वाली बॉन्ड इधर हो गई, ये वाली बॉन्ड इधर। उसी तरह से एक ऐसा और होगा, एक इधर हाइड्रोजन होगा, एक इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन। तो बस इस बॉन्ड के अबाउट अगर हम इसे घुमाएं, इस बॉन्ड के अबाउट अगर इसे हम घुमाएं, अगर इस बॉन्ड के अबाउट इसे हम घुमाएं तो क्या होगी? तो जो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, ये वैसे अगर हम मान लें, यदि हम लोग मान लें कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आमने सामने होगा। ओब्वियसली ये वाली हाइड्रोजन इसके सामने एक हाइड्रोजन होगा, ये वाली हाइड्रोजन इसके सामने होगा। तो ऑब्वियसली आमने सामने था। लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाना शुरू करेंगे तो जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, रिलेटिव पोजीशन है, अगर से आप घुमाना शुरू करेंगे तो जो रिलेटिव पोजीशन है किसकी? तो एटम और ग्रुप के जो रिलेटिव पोजीशन है किसकी? तो एटम की, या कि एक ग्रुप यहाँ ग्रुप हो, तो वो चेंज करनी शुरू हो जाएंगे। तो अगर रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव पोजीशन एटम और ग्रुप की स्पेस में चेंज करना शुरू हो जाएगा, मतलब एटम के बीच की दूरी चेंज करनी शुरू हो जाएंगी, तो ग्रुप के बीच में लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी चेंज होगी। तो रिपल्सिव फोर्स अगर चेंज हुई तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देगी। मतलब हर मॉलिक्यूल में अलग अलग एनर्जी स्टोर होने लगेगा, मतलब अलग कंपाउंड हो जाएंगे, वो अलग कंपाउंड हो जाएंगे, वो अलग कंपाउंड होंगे। इसी से ऐसे कंपाउंड्स जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो,
और ये रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट क्यों हो रहा? क्योंकि इसे हम घुमा रहे, घुमाने से क्या हो रही है? तो रिलेटिव पोजीशन एटम और ग्रुप की स्पेस में चेंज कर रही है। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस चेंज करने से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी, मतलब अलग कंपाउंड हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कॉन्फॉर्मर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज कॉन्फॉर्मर? कॉन्फॉर्मर क्या है? तो वैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। द डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस arise due to rotation about carbon single covalent bond is called conformer, and this phenomenon is called conformational isomerism. तो ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो चेंज होती है। क्यों चेंज कर जाती? क्योंकि जो रिलेटिव पोजीशन है, जो सापेक्षिक दूरी है एटम के बीच में, जैसे ये एटम के बीच में, ये एटम के बीच में, और इसको आप घुमाएंगे इस कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर इस कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर आप रोटेशन करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये था शुरुआत में, ये आपका हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल होता है ना, कार्बन के एवरेज स्टेट जो चारों का चारों सिंगल बॉन्ड बनाया तो sp3 टेट्राहेड्रल होती है। तो अगर इस कार्बन बॉन्ड के अबाउट अगर इसे घुमाएंगे तो क्या होगी? तो मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आमने सामने थी, हाइड्रोजन आमने सामने थी, ये हाइड्रोजन आमने सामने थी। अब थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो रिलेटिव पोजीशन एटम और ग्रुप की स्पेस में चेंज करेगी, मतलब एटम के बीच में दूरी या तो घटेंगी या तो बढ़ेंगी। तो घटने और बढ़ने से क्या होगा? तो दूरी घटने से एटम के बीच में लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो चेंज करेंगे। अगर रिपल्सिव फोर्स चेंज करा तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, मतलब हर मॉलिक्यूल में अलग अलग एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब हर स्ट्रक्चर की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मतलब हर स्ट्रक्चर अलग कंपाउंड हो गया। तो अलग कंपाउंड मतलब ये कैसा कंपाउंड कहलाता है? तो कहलाता है कॉन्फॉर्मर। ये कैसा कंपाउंड कहलाता है? तो कॉन्फॉर्मर। तो ये लिखा हुआ है कि वैसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो, और जो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस एराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू रोटेशन अबाउट 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 कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कॉन्फॉर्मर की चेंज कर जाती है ड्यू टू चेंज इन वान डेर वाल्स रिपल्सन। तो ग्रुप रोटेशन से अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर ग्रुप को रोटेट करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कॉन्फॉर्मर की चेंज कर जाती है। दैट चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड टॉर्सनल एनर्जी। टॉर्सनल मतलब होता है ऐंठन। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू ग्रुप रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस चेंज पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टॉर्सनल एनर्जी भी कहते हैं। ध्यान रखें, जो वान डेर वाल्स रिपल्सन होती है, जो एटम या ग्रुप के बीच में रिपल्सन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप की। मतलब जितना बड़ा साइज होगा, दो ग्रुप की अगर साइज बड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्लाउड ज़्यादा होगी, मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो सिंपल कहते हैं कि जो वान डेर वाल्स रिपल्सन होती है वो साइज ऑफ ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना बड़ा साइज होगा ग्रुप की उतनी ज़्यादा रिपल्सन होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप। अगर ग्रुप के बीच की दूरी कम है, अगर दूरी कम है तो रिपल्सन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेगा? तो रिपेयर करेगा। तो दूरी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा रिपल्सन होगी, दूरी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा रिपल्सन होगी ऑब्वियसली, और जितना बड़ा साइज हो उतनी ज़्यादा रिपल्सन होगी। तो जो वान डेर वाल्स रिपल्सन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ ग्रुप के। मतलब ग्रुप के बीच की दूरी अगर कम है तो पोटेंशियल वान डेर वाल्स रिपल्सन ज़्यादा होगी, और अगर ग्रुप की साइज बड़ी है तभी रिपल्सन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज बहुत सारा है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ग्रुप यहाँ निगेटिव चार्ज बिल्कुल नज़दीक है तो रिपल्सन क्या होंगी? तो ज़्यादा होंगी। तो वान डेर वाल्स रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप। ध्यान दें, जितनी ज़्यादा रिपल्सन होती है, ध्यान दें रिपल्सन होने से
रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ा देता है। रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। और अट्रैक्शन होने से ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि यदि कहीं पर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है। अगर रिपल्सन इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी, अगर रिपल्सन इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी। रिपल्सन अगर इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा जाएगी। तो बेसिक जितनी ज़्यादा रिपल्सन होंगी मतलब ग्रुप जितना ज़्यादा नज़दीक आ जाए या जितना बड़ा साइज ऑफ ग्रुप होगा रिपल्सन उतनी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली सिंपल वर्ड में कहें कि कॉन्फॉर्मर है क्या, तो स्टीरियो आइसोमर है। सिंपल वर्ड में पूछा जाए कॉन्फॉर्मर क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर है जो एराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंपल हो गया। कॉन्फॉर्मर क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर है जो एराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो रोटेशन अगर आप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर का चेंज कर जाता है ड्यू टू चेंज इन वान डेर वाल्स रिपल्सन। तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप ज़्यादा वान डेर वाल्स रिपल्सन अगर ज़्यादा हुई मतलब ग्रुप ज़्यादा नज़दीक रहा, यदि ग्रुप ज़्यादा नज़दीक रहा या ग्रुप की साइज बड़ी रही तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फॉर्मर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ ग्रुप के। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रिपल्सन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की इंक्रीज कर जाती है। मतलब अगर दो ग्रुप नज़दीक रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की ज़्यादा होगी। या ग्रुप की साइज बड़ी हुई तो ग्रुप के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की ज़्यादा होगी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्सन बिटवीन ग्रुप। मतलब ग्रुप के बीच में जितनी ज़्यादा रिपल्सन होगी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फॉर्मर की उतनी ज़्यादा होगी। रिपल्सन जितनी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। तो ध्यान रखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फॉर्मर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्सन बिटवीन ग्रुप। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर इन 2 डायमेंशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्फॉर्मर स्टीरियो आइसोमर मीन्स कंपाउंड्स having same molecular formula, same structure formula, but different relative arrangement of atom or group in space। और ये different relative arrangement of atom और group in space arise होती है due to rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्फॉर्मर में अंतर क्या होता है, तो 3 डायमेंशनली रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। 3 डायमेंशनली रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर इन 2 डायमेंशन, टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर इन 2 डायमेंशन वी यूज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो टू रिप्रेजेंट न्यूमैन जहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब 3D स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर इनटू 2 डायमेंशन मतलब 2D बी यूज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को यूज करते हैं। तो फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होती है, फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला we look along carbon carbon single covalent bond, the front carbon is represented by a point at which 3 bonds are intersecting and the rear carbon is represented by a circle from which 3 bonds are emanating। कह रहा है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए आप कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एलोंग देखें, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एलोंग देखें। जैसे ये आपका अभी मैंने लिया था इथेन, ये थी जी, ये आप ऐसे कहें, ये है आपका, ये ऑब्वियसली कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होता है, टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल 190-28 मिनट होती है इस तरह से। तो ये एक कार्बन है, उस तरह से यहाँ भी एक कार्बन होगी, यहाँ पर एक एटम ग्रुप, यहाँ पर एक एटम ग्रुप, यहाँ पर। तो दिस ये हो गई आपकी क्या, तो एक
कर न्यूमन प्रोजेक्शन, अब यहाँ पर ये है, एक यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए क्या करिए आप, तो बी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हियर इज ऑब्जर्वर, यहाँ पर देखने वाला व्यूअर है, ये हमारी आँख है, आँख का फोटो बना दिए। तो बेसिक इधर से आप देखेंगे, तो इधर से अगर अपन देखेंगे, जैसे आप इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, इधर से अगर आप देखेंगे मान लेते यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर। तो बी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग देखें, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग देखें, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो ये आपकी फ्रंट कार्बन हो गई, ये आपकी रियर कार्बन हो गई, ये आपकी फ्रंट कार्बन हो गई, ये आपकी रियर कार्बन हो गई। तो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉइंट से जहां पर 3 बॉन्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एंड रियर कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल फ्रॉम विच 3 बॉन्ड्स आर इमेनेटिंग। जैसे आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपको कार्बन यहाँ से दिखेगा, तो ये यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। तो ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट करता है कार्बन, जहाँ पर 3 बॉन्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर 3 बॉन्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करता जाता है, तो सर्किल से। आप सॉलिड सर्किल या ब्रोकन लाइन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन उसे हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है उसको हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बीच ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हिडन होता है, मतलब दिखता ही नहीं है, ये दिखता ही नहीं, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये कार्बन आपकी होगी फ्रंट कार्बन, ये कार्बन आपकी होगी रियर कार्बन, तो ये बॉन्ड कहाँ गया, तो ये बॉन्ड हिडन होता है, ये देख नहीं सकते। तो ये फ्रंट कार्बन को यहाँ से एक पॉइंट हो गया, ये फ्रंट कार्बन पॉइंट हो गया, रियर कार्बन सर्किल हो गया, ये फ्रंट कार्बन से 3 बॉन्ड 1 2 3, और ये रियर कार्बन से 3 बॉन्ड ये। तो ये कह रहा कि फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कह रहा न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग देखते हैं। द फ्रंट कार्बन, ये हो गई आपकी फ्रंट कार्बन, ये आपकी हो गई रियर कार्बन। द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, फ्रंट ये जो कार्बन है इसे रिप्रेजेंट करते एक पॉइंट से। द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एट विच 3 बॉन्ड्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इस कार्बन पर क्या हो रहा है, 1 2 3 बॉन्ड एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पर है, सिमेट्रिकल है मतलब 120 120 120 पर है। तो फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एट विच 3 बॉन्ड्स आर इंटरसेक्टिंग, एंड रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल। रियर कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्किल से। रियर कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल, ये कार्बन, ये जो कार्बन इसको सर्किल से रिप्रेजेंट करे, जहाँ 3 बॉन्ड के इमेनेट करे। इमेनेट मतलब होता है बाहर निकलना, मतलब अगर ऑब्वियसली आप यदि देखेंगे, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरह से अगर आप देखें तो फ्रंट कार्बन आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, फ्रंट कार्बन आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, यहाँ पर की जो बॉन्ड होंगी वो भी स्पष्ट दिखेंगी, रियर कार्बन आपको नहीं दिखेंगी। और इससे निकलने वाला बॉन्ड लगेगा कि इमेनेट कर रहा, मतलब जैसे इमेनेट मतलब बाहर निकल रहा है, जैसे सूर्य की किरणें क्या होती है, इमेनेट करती है, मतलब बाहर निकलती। उसी तरह से यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा, तो लगेगा कि आपको बाहर निकल रही है। तो ये कह रहा कि फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एट विच 3 बॉन्ड्स आर इंटरसेक्टिंग, एंड द रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल फ्रॉम विच 3 बॉन्ड्स आर इमेनेटिंग। और ये बॉन्ड आपकी हिडन है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया अपन ने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक तो इंटरसेक्ट, ये जो फ्रंट कार्बन वाली जो बॉन्ड हो गई और ये रियर कार्बन वाली बॉन्ड हो गई, ये फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड हो गई, ये रियर कार्बन वाली बॉन्ड हो गई, फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड हो गई, ये रियर कार्बन वाली बॉन्ड हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड की एंगल है उससे हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल। ये फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड है और ये रियर कार्बन वाली बॉन्ड है, ये फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड है, ये रियर कार्बन, या कि ये फ्रंट कार्बन बॉन्ड है, ये रियर कार्बन वाली, ये फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड है, ये रियर कार्बन वाली बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्ड के बीच के जो एंगल है उसे कहा जाता है डायहेड्रल एंगल। ऐसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन 2 एटम ऑन सेम एटम, 2 एटम के ऊपर, सॉरी एक एटम के ऊपर अगर जो 2 बॉन्ड बना है उसके बीच की एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। लेकिन दो एडजेसेंट एटम के बॉन्ड के बीच की जो एंगल है उसे कहा जाता है डायहेड्रल एंगल। तो ये एंगल को कहा जाएगा डायहेड्रल एंगल। तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मर को
टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला वी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, we look along carbon carbon single covalent bond. The front carbon is represented by a point at which 3 bonds are intersecting and the rear carbon is represented by a circle from which 3 bonds are emanating. और ये दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसको हम लोग ऑब्वियसली हिडन कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह लिखेंगे तो एक फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड हो गई, एक रियर कार्बन वाली बॉन्ड हो गई। इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड की एंगल होती है उसे हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ध्यान दीजिए, बॉन्ड एंगल मतलब होता है एक ही बॉन्ड के ऊपर बनने वाला एंगल, और डायहेड्रल एंगल होता है दो एडजेसेंट एटम के बीच जो बॉन्ड है उसके बीच की एंगल। अब आप मान लेते हैं रियर कार्बन को पकड़ लीजिए, रियर कार्बन को पकड़ लीजिए, रियर मतलब पीछे हुआ, फ्रंट मतलब आगे हुआ, तो पीछे वाले कार्बन को पकड़ लीजिए और इसको घुमाइए। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल चेंज करेंगे। तो ये एंगल चेंज करते 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 और इसको घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे तो एंगल चेंज करते करके जीरो हो जाएंगे। ये डायहेड्रल एंगल, जो डायहेड्रल एंगल है ऑब्वियसली इसको घुमाएंगे। अगर मान लेते इसको पकड़ लीजिए, रियर कार्बन को पकड़ लीजिए और इसको घुमाइए, मतलब इसको सर्किल को पकड़ लीजिए, इसको घुमाइए और इसको घुमाएंगे तो ये एंगल क्या होगी, तो चेंज करेगी मतलब घटेंगी 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 घटते घटते जीरो हो जाएंगे, फिर बढ़ेंगी 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 ऑब्वियसली मैक्सिमम 60 डिग्री होगा। ये पीछे वाले कार्बन का जो बॉन्ड है और आगे वाले कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी बीच की मैक्सिमम एंगल कितनी हो सकती है, तो 60 डिग्री हो सकती है। अब ये फिर और घुमाना शुरू करिएगा तो क्या होगा, तो बेसिकली पीछे वाली बॉन्ड और पीछे वाली कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है और आगे वाली कार्बन के बीच के जो पीछे वाले कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है, आगे वाले कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है उसके बीच की जो मैक्सिमम एंगल होगी वो कितनी होती है, तो 60 डिग्री। तो बेसिकली जो कहते हैं डायहेड्रल एंगल कितना हो सकता है, तो डायहेड्रल एंगल ऑब्वियसली अगर आमने सामने ग्रुप हो गया तो 0 डिग्री, और वो बढ़ते 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 डायहेड्रल एंगल समझ रहे हैं ना, पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड और आगे वाले कार्बन के बॉन्ड के बीच की एंगल, तो बेसिकली जो डायहेड्रल एंगल होगी वो कितनी होगी, तो बेसिकली घटते घटते 0 और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना 60। 60 के बाद क्या होगा, तो आगे वाले कार्बन का जो बॉन्ड है और पीछे वाले कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है उसके बीच की एंगल फिर घटते 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 0 हो जाएंगे। तो जो डायहेड्रल एंगल होती है वो 0 डिग्री, ऑब्वियसली इसको घुमाना शुरू करेंगे तो घटते घटते एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप कर ले मतलब इक्लिप्स हो जाएगा, ओवरलैप कर लेगा मतलब इक्लिप्स हो जाएगा, ओवरलैप कर ले मतलब इक्लिप्स कर गया मतलब ऑब्वियसली ढक लिया, ग्रहण लगा दिया मतलब ढक लिया। उसके बाद बढ़ते 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 फिर 60 डिग्री होगा, फिर आप 60 डिग्री से क्या होगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये घटते 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 0 कर देगा, फिर बढ़ते 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 60 डिग्री होगा, है ना। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें डायहेड्रल एंगल क्या होती है, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। अगल बगल एटम के ऊपर जो बॉन्ड मौजूद है उसके बीच की एंगल को हम लोग कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो कहेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एक ही एटम के ऊपर दो बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। लेकिन एडजेसेंट एटम के ऊपर जो बॉन्ड है उसके बीच की जो एंगल होती है उसे कहलाती है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होती है। तो बेसिक टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मल इन 2 डायमेंशन भी यूज न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए बी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एट विच 3 bonds are intersecting and the rear carbon is represented by a circle from which 3 bonds are emanating. This one ऑब्वियसली ये एंगल कहलाती है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल कितनी हो सकती है, तो 0 से 60 डिग्री। ध्यान दीजिए जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होती है तो उसे कहा जाता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर, और जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर। अब देखिए जब डायहेड्रल एंगल 0 हो जाएंगी ना तो एटम और ग्रुप बिल्कुल आमने सामने नजदीक आ जाएगा, मतलब वहाँ वान डेर वाल्स रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब ऑब्वियसली जब डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम होगी, डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम होने के मतलब 60 डिग्री हो जाएंगी, तो ये दोनों एटम या ये दोनों ग्रुप के बीच की जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब वान डेर वाल्स रिपल्सन सबसे कम लगेगा। तो वान डेर वाल्स रिपल्सन सबसे कम लगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, और जिस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर हुई है वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डायहेड्रल एंगल क्या है,
तो जैसे बॉन्ड एंगल क्या होता, तो एक ही एटम के ऊपर दो बॉन्ड के बीच की एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। एक ही एटम के ऊपर दो बॉन्ड के बीच की एंगल को कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो डायहेड्रल एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड ऑन एडजेसेंट एटम। जैसे ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, दोनों एक दूसरे के अगल बगल, एडजेसेंट मतलब अगल बगल। तो ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, तो फ्रंट कार्बन की एक बॉन्ड, रियर कार्बन की एक बॉन्ड, उसके बीच की जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। तो ये डायहेड्रल एंगल कहलाएगी। ऑब्वियसली ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा रियर कार्बन, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर ये सारी बॉन्ड है, रियर कार्बन पर ये बॉन्ड है, तो ये रियर कार्बन की बॉन्ड और फ्रंट कार्बन के बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है उसे हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। तो डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होती है। मतलब ऑब्वियसली ये है, अगर उसे घुमाते जाएं तो ये एंगल ऑब्वियसली जो फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच की जो बॉन्ड की एंगल है, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बॉन्ड के बीच की जो एंगल वो घटते 0, फिर बढ़ते ऑब्वियसली 60, फिर घटते 0। तो जो डायहेड्रल एंगल होती है 0 डिग्री टू 60 डिग्री होती है। तो थोड़ा सा भी अगर घुमा दें ना, 1 मिनट भी घुमा दें, 1 डिग्री घुमा दें, तो ऑब्वियसली रिलेटिव पोजीशन एटम और ग्रुप के स्पेस में चेंज कर जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्फॉर्मर की चेंज कर जाएंगे, मतलब अलग कंपाउंड होगा। तो थोड़ा भी अगर आप घुमा देंगे एटम और ग्रुप की, तो जो रिलेटिव पोजीशन एटम और ग्रुप की है वो चेंज कर जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंपाउंड की चेंज कर जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कंपाउंड की चेंज करेगी मतलब अलग कंपाउंड हो गया। मतलब थोड़ा सा भी रोटेशन देंगे तो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ने स्पेस चेंज करके मतलब अलग कंपाउंड हो गया। थोड़ा सा भी घुमा दें अलग कंपाउंड हो गया, थोड़ा सा भी घुमा दें अलग कंपाउंड हो गया, थोड़ा सा भी घुमा दें अलग कंपाउंड हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में जो कन्फॉर्मर की संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब किसी भी दो एटम को पकड़ के किसी भी दो कार्बन एटम को पकड़ के घुमाना शुरू कर देंगे तो रिलेटिव पोजीशन प्रत्येक एंगल के साथ चेंज करता जाएगा। मतलब कन्फॉर्मर की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अमंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स 2 आर एक्सट्रीम फॉर्म। तो ऑब्वियसली इस इतने डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो सकता है, 0.1 डिग्री हो सकता है, 0.2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो बेसिकली कन्फॉर्मर की संख्या इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर में 2 एक्सट्रीम फॉर्म है। एक कहलाता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर और दूसरा कहलाता है इक्लिप्स कन्फॉर्मर। एक कहलाता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर और दूसरा कहलाता है इक्लिप्स कन्फॉर्मर। तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर क्या है, तो वह कन्फॉर्मर जिसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो। जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की होती है तो उसे कहा जाता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की हो तो उसे कहा जाता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। और जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री की होती है तो उसे कहा जाता है इक्लिप्स कन्फॉर्मर। तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर क्या है, तो कन्फॉर्मर इन विच डायहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की होगी तो वो कहलाता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मर van der Waals रिपल्सन इज मिनिमम ड्यू टू मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप। तो बेसिक डायहेड्रल एंगल जब 60 डिग्री होगी तो यहाँ पर जो एटम और ग्रुप है, यहाँ पर जो एटम और ग्रुप है उसके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। तो जब दूरी मैक्सिमम होगी तो van der Waals रिपल्सन मिनिमम होगी। जब दूरी मैक्सिमम होगी तो van der Waals रिपल्सन मिनिमम होगी। जब van der Waals रिपल्सन मिनिमम होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मर van der Waals रिपल्सन इज मिनिमम ड्यू टू मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप। अगर ग्रुप के बीच की दूरी ज़्यादा हुई तो van der Waals रिपल्सन कम मतलब रिपल्सन कम हुआ। रिपल्सन कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, रिपल्सन ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे, तो जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जिस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बेसिक दूरी ग्रुप के बीच की दूरी ज़्यादा है मतलब रिपल्सन कम है, दूरी ज़्यादा मतलब रिपल्सन कम, रिपल्सन कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है कम, तो पोटेंशियल एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ध्यान रखें स्टेबिलिटी इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए
स्टैगर्ड कॉन्फॉर्म बॉन्ड के पास रिपल्सन क्या होगी? तो सबसे कम। तो रिपल्सन कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, रिपल्सन कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर को कहा जाता है स्टेबल कॉन्फॉर्मर। ठीक है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकेंड वन इज इक्लिस कॉन्फॉर्मर। तो वह कॉन्फॉर्मर जिसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर। लेकिन वह कॉन्फॉर्मर जिसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री की हो उसे कहा जाता है इक्लिस कॉन्फॉर्मर। तो इक्लिस कॉन्फॉर्मर क्या है? तो कॉन्फॉर्मर इन विच डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री इज कॉल्ड इक्लिस कॉन्फॉर्मर। यदि डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री की हो, मतलब ये बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, मतलब ढक ले, ग्रीस मतलब ढक लेना। ये बॉन्ड मतलब फ्रंट कार्बन वाली बॉन्ड रियर कार्बन वाली बॉन्ड को अगर ढके, फ्रंट वाली कार्बन रियर वाली कार्बन के बॉन्ड को अगर ढके, फ्रंट वाली कार्बन रियर वाले कार्बन के बॉन्ड को अगर ढके, मतलब डायहेड्रल एंगल यदि 0 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्लिस कॉन्फॉर्मर। तो इक्लिस कॉन्फॉर्मर लिस्ट स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ जो ग्रुप होगा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, मतलब बिल्कुल नजदीक होगा। तो ग्रुप के बीच में की दूरी सबसे कम, तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा, रिपल्सन सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, ये जनरली होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, उसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। तो अगर इथेन के कॉन्फॉर्मर की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन, इथेन के कॉन्फॉर्मर की यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें तो बेसिक इथेन है। अगर इसे देखें तो इट इज अ फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते एक पॉइंट से जहाँ पर 3 बॉन्ड्स इंटरसेक्ट करती है, रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करते एक सर्कल से जहाँ से 3 बॉन्ड्स इमेनेट हो गई, दिस वन। अब ये फ्रंट कार्बन को पकड़ के यहाँ पर बॉन्ड एंगल मान लेते ये 0 डिग्री है, मतलब ये बॉन्ड एंगल कह दी, सॉरी, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। डायहेड्रल एंगल मतलब एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम के बीच की जो बॉन्ड है, एडजेसेंट एटम पर जो बॉन्ड है उसके बीच की एंगल। तो अगर इस अगर हम पकड़ के घुमाना शुरू करें तो एंगल क्या होगी? तो डायहेड्रल एंगल अब 0 डिग्री है, बढ़ते 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 60 डिग्री होगी, फिर घटते 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 0 डिग्री होगी, मतलब या इसे कहेगी 0 डिग्री पर इसको घुमाइए, फिर मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 60 डिग्री, फिर और घुमाते कीजिए 120 डिग्री, फिर घुमा दीजिएगा, इसको पकड़ के घुमाइए, ये 0 डिग्री पर है, डायहेड्रल 0 है, फिर इसको बढ़ा घुमाते जाएंगे, मान लें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री अगर घुमाएंगे तो ग्रुप के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब स्टैगर्ड कॉन्फॉर्म हो जाएगा। फिर घुमाते जाएं, फिर घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, 120 डिग्री घुमा देंगे तो फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, फिर घुमाना शुरू करेंगे 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज करेंगे? तो जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री थी, मतलब इक्लिस कॉन्फॉर्मर था, तो उसमें एटम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक था, तो एटम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा है। तो अगर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जब 0 डिग्री है, जब एंगल ऑफ रोटेशन आपका 0 डिग्री है तो आपने लिया इक्लिस कॉन्फॉर्मर। तो इक्लिस कॉन्फॉर्मर मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इक्लिस कॉन्फॉर्मर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा। और आप फिर इसको पड़े घुमाना शुरू करेंगे तो रिपल्सन घटता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, रिपल्सन घटता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, रिपल्सन घटता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर अगर घुमाना शुरू करेंगे, फिर अगर इसको घुमाना शुरू करेंगे तो फिर एक एटम एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाएगा। तो एटम एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली रिपल्सन बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर इक्लिस फॉर्म में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। फिर आप घुमाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली एटम एक दूसरे से फुट दूर जाना लगेगा, मतलब रिपल्सन घटने लगेगी घटने लगेगी घटने लगेगी, रिपल्सन फिर एक बार मिनिमम होगा, रिपल्सन मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। फिर और घुमाएंगे तो फिर एटम एक दूसरे के नजदीक आएगा, रिपल्सन बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू होगी, रिपल्सन फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये क्या हो गई? तो ये एक डायग्राम, एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में। जब एंगल ऑफ रोटेशन मतलब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री थी तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम। जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो सबसे कम है, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज इतना ही रहने देते हैं।
है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे, पहला लेक्चर है कॉन्फॉर्मेशनल का, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे इसके बारे में। एनालिसिस ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन, और भी सारा एग्जाम्पल्स है, कुछ एक्सेप्शनल भी है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। ओके, बाय।